दोस्तों बचपन में बारिश के मौसम में आपने कागज के नाव तो जरूर चलाए होंगे। शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव में आज भी बारिश के मौसम में जब सड़क, आंगन और बाग बगीचे पानी में डूब जाते हैं, तब बच्चे हो या बूढ़े सब कागज की छोटी छोटी नाव बनाकर मौसम का मजा लेते हैं। दोस्तों कागज की नाव तो खेलने के काम आता है, लेकिन नदियों में तैरने वाली असली नाव की उपयोगिता से भी हर कोई वाकिफ होगा। टेक्नोलॉजी आज भले ही बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए आज भी नाव को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि नदियों में तैरने वाली पहली नाव कब बनी थी? नाव बनाने का आइडिया लोगों को कहाँ से आया था और दुनिया की पहली नाव कैसी दिखती थी? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नाव के इतिहास के बारे में बात करें उससे पहले आइए जानते हैं कि नाव असल में है क्या, क्योंकि आज के समय में पानी में बहुत सारे वाहन चलते हैं। ऐसे में क्या उन सभी को नाव कहा जाएगा? आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों नाव को आज नौका या बोट जैसे नामों से जाना जाता है। ये एक प्रकार की छोटी जलयान है जिसे चप्पू, पतवार या पाल से चलाया जाता है। वैसे आजकल नाव इंजन से भी चलने लगी हैं और साइज में भी इतनी बड़े बनने लगी हैं कि इन्हें देखकर जहाज और नाव के बीच अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर नाव के इतिहास की बात करें, यानी पुराने समय में नाव कैसी दिखती थी, तो आपको मैं बता दूं कि इसका कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य आज मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी पौराणिक धर्म ग्रंथों में नाव से जुड़ी कई कथाएं ज़रूर सुनने को मिलती हैं। सबसे प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत ने देखा कि एक मछली जल से बाहर तड़प रही है। उन्होंने मछली की जान बचाने के लिए उसे अपने जल के पात्र में डाल दिया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उस मछली का आकार बड़ा हो गया है। जिसके बाद सत्यव्रत ने उस मछली को अपने पात्र से बाहर निकालकर एक बड़े पात्र में छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो पात्र उस मछली के लिए छोटा पड़ने लगा, क्योंकि उस मछली का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। ये देखकर सत्यव्रत मछली के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने उस मछली से कहा, आप मुझे कोई चमत्कारिक या मायावी मछली जान पड़ती हैं, आप ही बताएं आप कौन हैं। तब सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन जल प्रलय होगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर और सब प्रकार के बीज लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के समय जब नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। जैसा कि भगवान मत्स्य ने कहा था, सत्यव्रत ने ठीक वैसा ही किया। भगवान मत्स्य ने नौका को पानी में डूबने से बचाने के लिए उसे हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को आज नौका बंद कहा जाता है। जब प्रलय समाप्त हुआ, तब भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान दिया। राजा सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए। जो लोग भी राजा सत्यव्रत के साथ नौका में थे, उनका जीवन बच गया था और उनसे ही संसार आगे बढ़ा। दोस्तों अगर आप एक हिंदू हैं तो आपने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। चलिए दोस्तों हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में भी नाव का जिक्र मिल जाता है। लेकिन उस समय नाव कैसे दिखते थे, उसका स्वरूप कैसा था, इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। हालांकि कुछ पुरानी तस्वीरें वो पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनमें नाव तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ों को दिखाया गया है। और अगर किसी तस्वीर में नाव का चित्र है भी, तो उसे बहुत क्रूडली और केयरलेसली बनाया गया है। इस वजह से उस तस्वीर को देखकर नाव के स्वरूप का पता लगाना इम्पॉसिबल है। पर कुछ समय पहले हुई खुदाई में नाव के कुछ पुराने अवशेष मिले हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि किसी आदि मानव के हाथ से लकड़ी का कोई लट्ठा फिसलकर उसके पास की नदी में गिर गया होगा और तैरने लगा होगा। जब आदि मानव ने लकड़ी के लट्ठे को पानी में तैरते हुए देखा, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कई सारे लट्ठों को एक साथ बांधकर पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और उनके लिए खुशी की बात ये थी कि उनके द्वारा पानी में फेंके गए सभी लट्ठे मजे से पानी में तैरने लगे। जिसके बाद उनमें से किसी एक ने अपना दिमाग लगाया होगा और पानी में तैर रहे लट्ठों के ऊपर अपना कुछ सामान रख दिया होगा, और वो सामान भी बिना डूबे आसानी से लट्ठे की मदद से तैरने लगा होगा। जिसके बाद आदि मानव खुद लट्ठे पर चढ़कर नदी पार करने लगे और यहीं से नाव जैसी चीज़ अस्तित्व में आई। वैसे आदि मानव के लिए लट्ठे पर चढ़कर कुछ दूरी की यात्रा करना तो आसान था, लेकिन जब उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती थी, तब लट्ठे कारगर नहीं होते थे। क्योंकि इन लट्ठों को जोड़कर वो जो बेड़ा बनाते थे, उससे लंबी यात्रा करने पर बेड़े के चारों ओर से या उसके बीच में से पानी छलककर ऊपर आ जाता था, जिससे आदि मानव के सामान भीग जाते थे।
इस प्रॉब्लम से उन्हें बचना था और यहाँ से तना को लेकर बनाई हुई डोंगी अस्तित्व में आई। डोंगी में पानी भीतर नहीं आता था, लेकिन ये बेड़े की तरह स्ट्रांग नहीं थे और ना ही इनकी स्पीड तेज थी। स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ समय के बाद पशुओं के चमड़े के मशकों में हवा भरकर उसके ऊपर घास फूस लकड़ी आदि का पाटन लगाकर उस पर चढ़कर लोग पानी में उतरने लगे। लेकिन इनकी स्पीड भी कुछ खास नहीं थी और चमड़े के मशकों में से हवा जल्दी बाहर निकल जाती थी, जिससे ये जल्दी पानी में डूब जाते थे। हालांकि समय के साथ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, जिसके बाद वे लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसे बॉक्स का शेप देने लगे, जिसका स्वरूप बहुत हद तक आधुनिक नाव से मिलता जुलता था। इस नाव को बेड़े और डोंगी दोनों से आइडिया लेकर बनाया गया था। नाव में पेंदे को चौड़ा रखा गया था, बिल्कुल बेड़े की तरह, और डोंगी को ध्यान में रखकर पेंदे के चारों ओर लकड़ी के तख्तों को जोड़कर ऊंची दीवार बनाई गई थी, ताकि यात्रा के समय नाव के भीतर पानी न भरे। दोस्तों, शुरुआत में मानव द्वारा बनाया गया नाव का शेप स्क्वायर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ नाव की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके शेप में कई तरह के चेंजेस किए गए, जिसके बाद नाव के सिरे को नुकीला और ऊपर उठा हुआ बनाया जाने लगा। दोस्तों, स्पीड को बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ढोने की ज़रूरत ने ही आदिकाल से लेकर अब तक नाव में सुधार करने के लिए हम इंसानों को प्रेरित किया है। दोस्तों, अगर चप्पू के निर्माण की बात करें तो शुरुआत में बेड़े, डोंगियों या फिर नाव अपनी स्पीड के लिए पानी के प्रवाह पर ही निर्भर होते थे। जिस तरफ पानी का फ्लो होता था उस तरफ उनकी नाव बढ़ती थी, लेकिन हो सकता है कि कभी पानी में यात्रा के दौरान किसी मानव ने लकड़ी के लट्ठे से पानी को धकेलने की कोशिश की होगी, जिससे उसका नाव पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा होगा और यहाँ से चप्पू अस्तित्व में आए, जिसकी मदद से इंसान नदी में अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर नदी की धारा के साथ या अपोजिट डायरेक्शन में भी आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, नाव के इतिहास को लेकर आर्कियोलॉजिकल साइट से भी कई सबूत मिलते हैं, जिनके अकॉर्डिंग बड़े बड़े पानी के नाव का निर्माण आज से 4000 साल पहले किया गया था। और ये बात आर्कियोलॉजिस्ट इतने दावे से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले रिसर्चर्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल साइट पर, जो इस समय गुजरात में है, वहाँ दुनिया का सबसे पुराना शिप डॉकयार्ड मिला है, जिसे देखकर पता चलता है कि ये उस समय का बना सबसे एडवांस्ड इनलैंड डॉकयार्ड है। इस डॉकयार्ड को समुद्र में आने वाले हाई टाइड और समुद्र के खारे पानी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। ये डॉकयार्ड इतना विशाल है कि इसमें बड़े बड़े लगभग 30 जहाज आराम से खड़े हो सकते थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, आज से 4000 साल पहले पानी के बड़े बड़े जहाज़ों को खड़ा करने के लिए जब इतने एडवांस डॉकयार्ड को बनाया गया था, तो इसका मतलब साफ है कि उस समय पानी के बड़े बड़े जहाज़ भी मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि इन जहाज़ों से पहले ही नाव भी अस्तित्व में आ चुके थे। फिर समय के साथ लोगों ने और तरक्की की, जिसके बाद पाल यानी कि कपड़े से चलने वाली पानी के जहाज अस्तित्व में आए। इस तरह के जहाज में एक लंबे बैम्बू के सहारे कपड़े को बांधकर हवा का प्रेशर बनाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया जाता था, जो हवा की दिशा में आगे बढ़ता था। और यात्रा के दौरान जब हवा की दिशा बदल जाती थी, तब नाव में बांधे गए उस कपड़े को यानी कि पाल को रस्सियों की मदद से हवा की दिशा में मोड़ दिया जाता था। दोस्तों, इस तरह के जहाज लंबे समय तक हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल में लाए गए, लेकिन फिर 1776 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। भाप इंजन के बनने के बाद एक तरफ जहां भूमि पर चलने वाले वाहनों की दुनिया में क्रांति आ गई और रेलगाड़ी, मोटरकार और मोटरसाइकिल जैसे वाहन अस्तित्व में आए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जॉन फिच ने 1787 में नाव में स्टीम इंजन लगाकर नाव के विकास को एक नई दिशा दी। उन्होंने दुनिया की पहली इंजन से चलने वाली नाव बनाई। उस नाव की लंबाई 45 फीट थी। उसे पहली बार डेलवेयर नदी में जॉन फिच और उसके एक असिस्टेंट के द्वारा चलाया गया था। इस आविष्कार के सफल होने के बाद स्टीम इंजन लगाकर लोगों द्वारा बोट्स बनाए जाने लगे और फिर जब डीजल इंजन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद डीजल इंजन से चलने वाले बोट्स भी अस्तित्व में आ गए, जो स्टीम इंजन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। दोस्तों, डीजल इंजन से चलने वाली दुनिया की सबसे पहली पानी वाली जहाज 1904 में बनी थी। ये जहाज 125 फीट लंबी थी। इसमें 25 हॉर्स पावर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इंसान जैसे जैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ता गया, जहाज और टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस लाते गए और आज के समय में तो जहाज इतने एडवांस बनने लगे हैं कि एक पूरा शहर इन जहाज़ों पर बस सकता है।
दोस्तों आप में से किस किस ने जहाज पर कभी भी ट्रैवल किया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।